नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अभिकरणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तृतीय विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सोवी ने एक लेख में सन 1952 में किया था। सोवी के अनुसार तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। प्रत्यक्ष से सोवी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और जो अब अपनी भी गरीबी और पिछड़ेपन से उभरकर आधुनिकता व संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते। बहरहाल 1955 में बांडुंग में हुए अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के बाद इस विशेषण का प्रयोग यदाकदा होने लगा, खासकर चीन और चीन से प्रभावित कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों में। तीसरी दुनिया शब्दांश से आज जो अर्थ निकाला जाता है वह 1950 के अर्थ से एकदम भिन्न है। जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तीसरे विश्व का अर्थ उन तटस्थ या असंलग्न राष्ट्रों के झुंड से लिया जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों पहली दुनिया से प्रतिबद्ध थे और न साम्यवादी गुट दूसरी दुनिया से प्रतिबद्ध थे। आज तथाकथित इन तीसरी दुनिया के देशों में कोई वैचारिक एकजुटता नहीं है जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें संबोधित किया जा सके। आज तो ये देश गरीबी और पिछड़ेपन के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। अतः आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों डेवलपिंग कंट्री या अल्प विकसित लेस डेवलप्ड कंट्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरे विश्व की अवधारणा 20वीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओ त्से-तुंग और उनके अनुयायियों ने अपनी तीन दुनियाओं की कल्पना प्रचारित की। इस कल्पना के अनुसार पहली दुनिया में केवल दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ है। दूसरी दुनिया उन देशों से मिलकर बनी है जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक अथवा व्यापक गठबंधन है। और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करने और बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर थे। इस परिभाषा के अनुसार सामान्यतः एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र कि वो नवोदित देश ही तीसरी दुनिया की परिधि में आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे। तीसरे विश्व की अवधारणा को दो रूपों में देखा गया है। पहला, एक तो इन सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी है तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कतिपय मुद्दों पर मतदान करते समय इन राष्ट्रों में एकजुटता देखी गई। अल्जीरियाई लेखक फ्रेंडजेन फैनन ने 1961 में अपनी कृति में भी तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सन 1965 में द वर्चेड ऑफ द वर्ल्ड शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह वह समय था जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। ऐसे राष्ट्र जो वर्षों से उपनिवेशवादी शोषण और विसंगतियों के शिकार थे, अपनी स्वतंत्रता की मांग और शोषण के विरोध के नारे पर संघर्ष कर रहे थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इन राष्ट्रों को संबोधित करने के लिए फैनोन ने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया। फैनोन ने पूंजीवादी जगत को पहली दुनिया, साम्यवादी जगत को दूसरी दुनिया नाम दिया। तीसरी दुनिया को प्राय विकास के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। इरविंग होरोविज ने इसी परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था विकास की तीन दुनियाएं, थ्री वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट। वे विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका को लेते हैं। इस दुनिया की प्रमुख विशेषता है प्रतियोगी पूंजीवाद, जिसने 16वीं शताब्दी में सामंतवाद को छीन करना प्रारंभ कर दिया और 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने ऐसे प्रगतिशील विश्व के अभ्युदय में सहायता दी जिसने सर्वत्र आधुनिकीकरण की छाप छोड़ी। प्रोफेसर होरोविज ने दूसरी दुनिया के अंतर्गत सोवियत संघ और उसके गुटिया राष्ट्रों को लेते हैं। तीसरी दुनिया एक नूतन तथ्य है। ये वे राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए और विकास के किसी मार्ग की खोज में हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों की विकास की समस्याएं लगभग एक समान है, अतः उनमें समस्याओं और ध्येय की एकजुटता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनका मुख्य ध्येय विकास है। अपने विकास हेतु वह पहली और दूसरी दुनिया के देशों से विचारधारा, राजनीति, अर्थनीति उधार लेने में नहीं हिचकिचाते, किंतु पूर्व व पश्चिम के शीत युद्ध में असंलग्न रहना चाहते हैं। तीसरे विश्व की अवधारणा एक मानसिक अवधारणा है, न कि कोई ठोस राजनीतिक इकाई। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गई, किंतु अभी तक तीसरे विश्व की कोई राजनीतिक इकाई अस्तित्व में नहीं आ रही है।
इन देशों में राजनीतिक विविधता और वैदेशिक नीति में इतनी अधिक विभिन्नता है कि मात्र तीसरे विश्व से संबंधित मुद्दे जैसे उपनिवेशवाद का विरोध, विकास के अतिरिक्त किसी भी पहलू पर आम सहमति का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ तक कि विकास के क्षेत्र में भी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। डॉक्टर शिशिर गुप्ता के अनुसार तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, अश्वेत तथा दुर्बलता। जहाँ विकसित देश प्रतिवर्ष समृद्ध हो रहे हैं, वे विकासशील देश पर विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है। ऋणग्रस्त विकासशील देश आर्थिक सामाजिक संकटों से त्रस्त हैं। लेकिन विश्व बैंक ने वर्तमान मूल्य पर आधारित ऋणग्रस्त विकासशील देशों की सूची में उसे अल्प रूप से ऋणग्रस्त देश बताया। पाकिस्तान अब भी गंभीर रूप से ऋणग्रस्त देशों की सूची में। विश्व बैंक की सूची में विकासशील देशों को 3 श्रेणियों गंभीर, साधारण व अल्प रूप से ऋणग्रस्त रखा गया है। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं। तीसरे विश्व के देशों की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला, जीविकोपार्जित कृषि व बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था। तकनीकी ज्ञान व आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के अल्प विकसित देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर हैं। यह कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर आधारित है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव या कच्चे माल के निर्यात में ही सभी कृषक लगे हैं। विश्व जनसंख्या के 1.3 बिलियन कृषि पर निर्भर है, जिसमें 1 बिलियन इन्हीं देशों में है। दूसरा, निर्यातों पर आधारित या आश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक निर्यात नुकसानदायक नहीं होते, परंतु यदि कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों को जाता है और उसके बदले में उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है तो आर्थिक विकास नहीं बढ़ता। तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इन्हीं अल्प विकसित देशों में निर्यात का राष्ट्रीय आय से अनुपात 20% है। यह समस्या तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब निर्यातक देश या एक या दो ही वस्तुओं का निर्यात करते हैं। मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीकन क्षेत्र, लैटिन अमेरिका आदि सभी तीसरी दुनिया के देश एक या दो वस्तुओं के निर्यात से अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। निर्यातों पर अधिक आश्रित होने के कारण तथा विदेशी बाजारों की स्थितियों में निर्यात नियम आदि से विभिन्न वस्तुओं की मांग में जब भी उच्चावन होते हैं और इसका प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्था में होता है। प्राथमिक वस्तुओं की विदेशों में मांग कम हो जाने के कारण इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, असंतुलित घटक। उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपयोग या उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मिल जाता है, परंतु अल्प विकसित देशों में उत्पादन के विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है। उदाहरण के लिए, श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहते, यद्यपि वर्तमान में उनका उत्पादन कुछ भी नहीं है। जाति प्रथा, सामाजिक व संस्थागत विचार, पूंजी गतिशीलता तथा विनियोग उद्योग को प्रभावित करते हैं। चौथा, जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जनाधिक्य तथा जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या में कमी से ही वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि कई आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं। तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर में होने के कारण संविधान में लोकतंत्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए। संविधान में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित कर दिया जाता है। इन राज्यों का लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। इन लोकतंत्रों में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा के समान स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना के ही हैं, परंतु साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा के अधिक समीप लगते हैं। नेक्स्ट है करिश्माई नेतृत्व। इन देशों में कार्यपालिका अध्यक्ष करिश्मे व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले नेता होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालों में ऐसे देवतुल्य नेता जनमानस में समा गए थे। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं ने कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं वरन राष्ट्रपिता मान लिया जाता था। जोमो केंता, सुकर्णो, बोर्गिमो, नासिर, नेहरू, एनक्रोमो, नियरने, लुम्बा, शेख मुबीज़ इत्यादि अनेक कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे ही आदित्य व्यक्तित्व के कारण लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे। विधायिका का ह्रास। इन देशों में बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनाव व खिंचावों से ग्रस्त रहे हैं।
राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में सर्वत्र असफल रहे हैं, अतः कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह की स्थिति में आ जाता है। एक दल प्रणाली। इन देशों में प्रतियोगी दल प्रणाली आवश्यक सहिष्णुता के अभाव में अस्त व्यस्त होते हुए एक दल पद्धति की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। एक दल की स्थापना व उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अंतर ला देता है। इस प्रकार के दल का केवल दिखावा ही रहता है। कार्यपालिका अध्यक्ष अपनी सत्ता की वैधता के लिए चुनाव का ढोंग इसी दल के माध्यम से करने लगते हैं, किंतु सभी तीसरी दुनिया के राज्यों के बारे में यह सामान्यकरण खरे नहीं उतरते हैं। अनेक राज्यों में स्वतंत्रता व दल प्रतियोगिता की वास्तविक परिस्थितियां बनाए रखने के संस्थागत साधन उपलब्ध रहते हैं। मैक्सिको, भारत व श्रीलंका इसके उदाहरण हैं। संक्षेप में, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कार्यपालिका प्रतिमान अभी भी सुस्थिर नहीं है। पुराने नेतृत्व के हटाने पर अनेक राज्यों में कार्यपालिका अध्यक्ष संस्थागत चयन की प्रक्रिया की दृढ़ता के अभाव में सामान्य ढंग से चुनकर नहीं आ पाते हैं और अधिकतर कार्यपालिका पद तानाशाहों के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की आम शिकायत है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% कर वसूल कर लिए जाते हैं, वह इन देशों में कर वसूली 50% से भी कम होती है। इन देशों में विकास कार्य सरकारी कोष पर निर्भर करता है और वंचना से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है विलासितापूर्ण खर्च। तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन वर्ग अनाप शनाप खर्च करता है। जो धन विकास के कार्य में खर्च होना चाहिए उसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजन अपने भोग विलास के लिए खर्च कर देता है। सैन्य सामग्री पर खर्च। सेना और सैन्य सामग्री पर भी तीसरी दुनिया के देश काफ़ी धन अपव्यय करते हैं। 1964 से 1973 में विकासशील देशों ने $388 बिलियन का सैनिक साजो सामान खरीदा। तीसरी दुनिया को जो धन रोटी पर खर्च करना चाहिए उसे बंदूक पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरे विश्व के देशों में विविधता। पहला, संसाधनों के क्षेत्र में। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, सूडान के पास विकास हेतु संसाधन काफ़ी कम है, जबकि नाइजीरिया के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार। जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ राज्यों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है, जैसे जावा। संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/3 जनसंख्या पाई जाती है, जबकि तेल उत्पादक देश लीबिया में जनसंख्या काफ़ी कम है। कुछ देशों में शहरी जनसंख्या काफ़ी है, जबकि अन्य देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। कुछ देश भूमि की दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं, जैसे ब्राज़ील और भारत, जबकि अल साल्वाडोर, लेबनान आदि छोटे देश। जातीय दृष्टि से तीसरी दुनिया के देश जातीय समूह की दृष्टि से भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। चिली जैसे कुछ देशों में समरूप समाज पाए जाते हैं, जबकि अन्य देशों में 2-3 जातीय समूह पाए जाते हैं। इनमें काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, नाइजीरिया में आवजो तथा हाउसास व योरुबा में जो संघर्ष चला उसे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत में भाषा, धर्म और जातिगत विविधताएं पाई जाती हैं। राजनीतिक विरासत। तीसरी दुनिया के राज्यों में राजनीतिक इतिहास में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ देश जो अभी तक भी, जैसे मोरक्को, केन्या उपनिवेश थे, जबकि कुछ देशों पर कभी विदेशी प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका, जैसे थाईलैंड। कुछ देश तो काफ़ी पुराने हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व अमेरिका से भी पुराना है, जैसे ईरान। कुछ देश तो उपनिवेशवादी शक्तियों की उपज हैं, जैसे नाइजीरिया, और कुछ देश भूतपूर्व पृथक राज्यों को मिलाकर अभी भी संघ के रूप में आए हुए हैं, जैसे मलेशिया। आधुनिक और पारंपरिक संस्कृति। तीसरी दुनिया के कुछ देशों में आज भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान हैं। राजनीतिक चेतना का अभाव है और वे पुरातन ग्रामीण धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में परंपरागत अवस्था को आधुनिक अभिजन द्वारा चुनौती दी जा रही है। छठा है शासन संबंधी विभिन्नता। तीसरी दुनिया के देशों में कहीं पर पारस्परिक अभिजनीय शासन, कहीं पर राजतंत्र, कहीं पर निर्वाचित सरकारें, कहीं पर पश्चिमी प्रतिमान की सरकारें तथा कहीं पर सैनिक शासन पाया जाता है। आर्थिक व्यवस्था। तीसरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था, जैसे चिली, पूर्ण रूप से अपने आयात पर निर्भर करती है। कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार, जैसे भारत, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ देशों में लोगों की आय में भारी अंतर पाया जाता है, जैसे सऊदी अरेबिया। कुछ देशों में समाज पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, जैसे श्रीलंका। कुछ देशों का समाज मोटे रूप से औद्योगिक है, जैसे दक्षिणी कोरिया। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया है, जैसे अफगानिस्तान। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हो रही है, जैसे ब्राज़ील। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्व मौजूद हैं, जैसे अर्जेंटीना। तो कुछ देशों की अर्थव्यवस्था समाजवादी ढांचे पर आधारित है, जैसे
वियतनाम। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।